जो बच्चा बाहर जाके खेल रहा है, वो खेलते वो बच्चे को टारगेट बनाते हैं। हाँ, और एक बच्चा सफेद फ्लैग दिखाता है कि मैं कोई हॉस्टिलिटीज में नहीं हूं, मगर उसके बावजूद वो उसको टारगेट करते हैं। 900 ग्राम का एक बच्चा पैदा हुआ है। आप समझ सकते हैं माँ का क्या हालत होगा। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, येलो लाइन, तो क्या कोई बच्चा या कोई भी अगर उसको क्रॉस करता है तो उसको मार देंगे। इजरायली सोल्जर्स काफी गर्व से कहते हैं कि मैंने ही मारा इस बच्चों को और मैंने ही क्वाडकॉप्टर से ये किया है, मेरा कमांडर है ना, ये मुझे शाबाशी देता है इसके लिए। हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है इस फहरिस्त में? दोनों के साथ खड़ा है। अभी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में ये कहा कि हम फलस्तीनी लोग के साथ हैं। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बच्चे मरे हैं। ये 2 साल के आंकड़े हैं, जैसे फ्लोटिला एक्टिविस्ट आए थे जी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्लोटिला एक्टिविस्ट ये बता रहे हैं कि हमारे देश करे या ना करें, हमें करना चाहिए। मैंने सुना है रफा में एक बिल्डिंग बचा नहीं है। रफा तो फिर कहीं और तो बचने की कोई और उम्मीद नहीं है। मिला टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी, और आज मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जस्टिस एस मुरलीधर साहब। आप दिल्ली हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और आप सीनियर वकील भी हैं और दोबारा आप वकालत भी कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत मशहूर है, लेकिन ख़ास बात यह है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक आज़ादाना कमेटी की आपने सरबराही की है, और वो कमेटी थी गज़ा पट्टी के हवाले से, इसराइल के मज़ालिम के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और रिपोर्ट आ चुकी है जिसको UN इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन फॉर इंक्वायरी कहा गया। और वो जो रिपोर्ट है बहुत अहम रिपोर्ट सामने आई है, आपने उस रिपोर्ट के बारे में सुना भी होगा। तो आज हम बातचीत करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में और जानेंगे कि गज़ा पट्टी के क्या हालात हैं, किस तरह वहाँ मज़ालिम हुए हैं और इस रिपोर्ट का कितना असर होगा। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है आपकी, तो कैसे यूनाइटेड नेशन ने आपसे रब्ता किया और क्यों आपको ही चुना उन्होंने इस कमीशन की सरबराही के लिए? ये क्यों मुझे चुनाया गया ये मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ काफ़ी एलैबोरेट प्रोसेस था ये चुनने का। पहले जो चेयर रहे हैं वो नावी पिल्ले थे। She is a very renowned human rights person, and she has been High Commissioner for Human Rights. She was almost 85 when she decided to step down, and that's how they started looking for a successor. बस इतना पता है मुझे कि काफ़ी elaborate process था चुनने में। तो कब आपको चुना गया? नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में। तो आपकी जो रिपोर्ट आई है मैंने उसको देखा, उसमें आपने कहा कि गज़ा पट्टी में जेनोसाइड हुआ है, और ये जो जेनोसाइड है एक कानूनी तौर पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में आना इस बात को बताता है कि बाज़ाब्ता दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। तो ऐसे क्या शवाहिद मिले, सबूत मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले जिसकी बुनियाद पर आपने फ़ैसला किया कि गज़ा पट्टी में जो कुछ हुआ है उसको जेनोसाइड कहा जाए? हम इसी कमीशन ने सितंबर 2025 में एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश किया है जेनोसाइड पर, और उसमें ये सब बताया है हमने कि डेलिबरेट इंटेंट जो कहते हैं ना जी, कि पैलेस्टीनियन ग्रुप को नहीं कंटिन्यू करने देना है। तो ये जो चिल्ड्रंस रिपोर्ट है अभी जो हमने पेश किया है जून 23 को, वो उसी के सपोर्ट में है। अब जेनोसाइड का एक्सप्रेशन जब देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। उन 6 में एक एलिमेंट है चाइल्ड बर्थ को प्रिवेंट करना। तो ये जो चिल्ड्रंस रिपोर्ट में हमने ये बताया है कि नॉट ओनली आर दे प्रिवेंटिंग चाइल्ड बर्थ्स, बट प्रेग्नेंट मदर्स को अटैक कर रहे हैं, नियोनेटल फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मगर जो बच्चे हैं उनको निशाना बना के स्पेसिफिक टारगेट्स करते हैं, और ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स को यूज़ करके, स्नाइपर राइफल्स को यूज़ करके सिंगल बुलेट शॉट वुंड्स टू द हेड एंड द नेक। तो ये बहुत स्पेसिफिक है। और अपर टॉर्सो ऑफ द बॉडी जब देखेंगे ना, स्क्वायर शेप्ड पैलेट्स होते हैं जिसमें टंगस्टन होता है, तो बच्चे के शरीर में घुसते हुए वो स्प्रेड हो जाता है और सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं इन बच्चों को,
वो बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हमें, और हमें फ़ोटोज़ भी दिखाए वो डॉक्टर्स ने, कि एक ट्रेंड उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल शॉट गन वुंड्स के थ्रू वेरी सीरियसली इंजर्ड और मेनी ऑफ देम आर डेड। तो ये एक सबूत था, बैलिस्टिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, मेडिकल एविडेंस। दूसरा ये था कि कंटिन्यूस एयर स्ट्राइक्स हो रहा था जी। जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ ये, उससे पहले भी हो रहा था, मगर जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इतना बड़ा कि ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में उनको पूरा पता था कि बच्चे होंगे और ज़्यादातर मर सकते हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने कंटिन्यू किया है उसको, कंटिन्यूस एयर स्ट्राइक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 years। तो इसलिए हम ये पा रहे हैं कि जो 70,000 से ऊपर लोग मरे हैं उसमें 30% बच्चे हैं, 30 से ऊपर प्रतिशत। तो इतना लार्ज नंबर्स में डिस्प्रोपोर्शनेटली बच्चे मर रहे हैं। तो ये एक पूरा ये सब जब सबूत देखते हैं, द प्लानिंग ऑफ द एयर स्ट्राइक्स, द यूज ऑफ वेपन्स, द टारगेट्स ऑन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, और उनको रिकवर करने के लिए जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ये सब जब इकट्ठा देखते हैं हम ये पाते हैं कि इट्स टूवर्ड्स नॉट अलाउिंग द पैलेस्टीनियंस टू कंटिन्यू एज अ ग्रुप। क्योंकि बच्चे जो है ना सोशल एंड बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी के लिए हैं, वो बिल्कुल जो फ्यूचर आइडेंटिटी, दे आर दी फ्यूचर आइडेंटिटी बेयरर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। तो इसलिए बच्चों को वो टारगेट कर रहे हैं। जैसा आपकी रिपोर्ट में भी है कि बच्चों को इस तरह मारा गया कि उनकी जो अगली नस्ल है उसको बढ़ने में बरसों लग जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कैसे लग रहा आपको ये? नहीं, ये जरूर पाते हैं क्योंकि स्कूल्स को डिस्ट्रॉय कर लिया है उन्होंने, सारे पाठशालाओं को 97% ऑफ ऑल स्कूल्स डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब है कि बच्चों जो जिंदा हैं उनके लिए फॉर्मल स्कूलिंग है ही नहीं। बिल्कुल 3 साल से वो सारा बंद है। और यूनिवर्सिटीज़ तो 38 यूनिवर्सिटीज़ से 22 को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो नो फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो बाकी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में हम ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं कोर्सेस, वो फैसिलिटी भी नहीं है बच्चों के लिए वहाँ पर। और ट्रैप्ड हैं एक ही स्ट्रिप में, गाजा स्ट्रिप में जी सारे ट्रैप्ड हैं। क्योंकि ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी जब कहते हैं ना, गाजा स्ट्रिप एक है और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम इसके थोड़ी दूर में है, 3 घंटा रास्ता है सड़क से। मगर इसराइल उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देती है। जिनको मेडिकल रिलीफ, अर्जेंट मेडिकल रिलीफ मिलना है, जैसे एम्बुलेंस में ले जाएंगे आप, यदि इसराइल परमिशन देती है तो बहुत सारे बच्चे सर्वाइव हो सकते हैं, उनको बचा सकता है। मगर वो इजाज़त नहीं देती है। और जो रफ़ा बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, वहीं से निकलना पड़ रहा है उनको, और वो इसराइल वहाँ भी रोकती है। यदि 100 बच्चे हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल रिलीफ देना है, इसराइल कहती है 3-4 ही हम परमिट करेंगे उसके अलावा। तो जो कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट है या जॉर्डन है, वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और वो तैयार हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। मगर जब बच्चे को बाहर निकलने के लिए नहीं इजाज़त देते हैं, बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं बॉर्डर में फॉर वांट ऑफ मेडिकल रिलीफ। और ये भी पाते हैं कि बच्चों को मानसिक दबाव बहुत है बच्चों पर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये ड्रोन्स उनके सराउंडिंग में है ऑल द टाइम, और उसका साउंड भी है, और ड्रोन्स प्री फिटेड है कैमरास के साथ जो बच्चों को स्पॉट करते हैं ये ड्रोन्स। और जो भी रिमोट लोकेशन में बैठा है इसराइल सोल्जर, वो आसानी से अपना वेपन डायरेक्ट कर सकता है क्वाडकॉप्टर के थ्रू बच्चों पर। तो बच्चों डर में बैठे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो बच्चा बाहर जाके खेल रहा है, वो खेलते हुए बच्चे को टारगेट बनाते हैं ये और एक बच्चा सफ़ेद फ्लैग दिखाता है कि मैं कोई हॉस्टिलिटीज में नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद वो उसको टारगेट करते हैं। बच्चा कुछ फायरवुड कलेक्ट कर रहा है, 2 बच्चे भाग रहे हैं अपने जो खाने का चीज़ फेंकते हैं ना एयर से, जो रिलीफ एक्सक्यूज़ पर, ऐसे बच्चों को भी मार रहे हैं। तो ये
काफ़ी बच्चों हैं ना घर में बैठे हैं और देर मानसिक दबाव बहुत है। तो ऐसे बच्चा जो इतना थ्रू शारीरिक एंड मानसिक दबाव पर है, वो बच्चा हेल्दी चाइल्डहुड नहीं महसूस कर सकता है और हेल्दी अडल्ट नहीं बन सकता है। अच्छा, नई पैदाइश पर भी का ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि जो नए बच्चे पैदा होने वाले थे या जितनी वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाली थी, बिल्कुल, उसमें भी कुछ कमी आई है का जो तो बहुत पिछली कमी आई रफ्तार है। है? हाँ, चाइल्ड बर्थ्स में स्टिल बर्थ्स बहुत हैं जी, और अंडरवेट चिल्ड्रन बहुत पा रहे हैं। 900 ग्राम का एक बच्चा पैदा हुआ है। आप समझ सकते हैं माँ का क्या हालत होगा। बहुत सारे माएँ ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, जो बेसिक सपोर्ट चाहिए ना थ्रू प्रेगनेंसी, वो नहीं मिल रही है। तो प्रेग्नेंट मदर्स भी बहुत मर रहे हैं और आप डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहे हैं। ये नहीं कि ये बंद हो गया था अक्टूबर 7, 2025 को जब पीस प्लान अनाउंस हुआ, उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। मैंने देखा परसों 8 लोग मरे हैं गजा में एयर स्ट्राइक्स में, जिसमें 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। देखिए ना वो परसेंटेज जो बच्चे मरते हैं या टोटल पॉपुलेशन में, हमेशा ज़्यादातर परसेंटेज बच्चे का डिस्प्रोपोर्शनेट कहते हैं ना। तो इसराइल का एक कहना है, आपने भी पढ़ा होगा जी, कि हमास का ये दिया हुआ सबूत हमने रिलाय किया है और हमास बच्चों को ह्यूमन शील्ड्स जैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक जो नैरेटिव है ना, इसको चैलेंज हम कर रहे हैं इस रिपोर्ट से। अच्छा, अभी क्योंकि ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये बच्चे के बारे में, जिन बच्चों के बारे में हमने बात किया है रिपोर्ट में, ये बच्चे हैं 10 दिन पैदा हुआ बच्चा जो माँ के दूध पी रहा है, 10 दिन हुआ अभी माँ का हाँ, दूध भी। वो ह्यूमन शील्ड नहीं हो सकता है। बिल्कुल। एक 3 साल उम्र की बच्ची नहीं ह्यूमन शील्ड बन सकती है। जो बच्चा खेल रहा है अपने घर के बाहर, घर मतलब क्या, टेंट के बाहर, उसको आप मार रहे हैं, ये सब ह्यूमन शील्ड्स तो नहीं है। ये सही है कि हमास कर सकती है और शायद कर रही है, मगर ये नहीं कि सारे बच्चे ह्यूमन शील्ड्स हैं तो इसलिए हम सारे बच्चों को बिल्कुल किल कर सकते हैं। अच्छा, जेनोसाइड की और क्या अलामतें आपने देखी है? जैसे आपने बताया कि 6 चीजें हैं जिसमें से कोई एक पाया गया तो जेनोसाइड है। जैसे लैंड चीज, उनका लाइवलीहुड आप खत्म कर रहे हैं। उनका एग्रीकल्चर लैंड्स, तो फार्मिंग है ना, उसको जला रहे हैं, प्रोड्यूस को जला रहे हैं, उनको रहने नहीं देते। शॉर्ट नोटिस देते हैं, 10-20 मिनट का इवैक्यूएशन नोटिस। बहुत सारे विस्थापित हैं, उनका कोई घर नहीं है और एक येलो लाइन इन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल खींच लिया उन्होंने आर्टिफिशियली, और उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं और कोई निशाना नहीं है जो बच्चों को पता लगा कि ये इसको पार नहीं करना है। तो एक बच्चा खेलते हुए इसके पास चले जाता है, उसको मार देते हैं आप। और 10 साल उम्र का बच्चा, 15 साल का, इनको आप आतंकवाद लेबल कर देते हैं। तो लेवल को चेंज करते ही ना, अभी वहाँ क्या सूरत हाल है? जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, येलो लाइन, तो क्या कोई बच्चा या कोई भी अगर उसको क्रॉस करता है तो उसको मार देंगे? क्योंकि वो इट्स लाइक अ कर्फ्यू ना, बार्ड जोन, यू कांट स्ट्रे इनटू दैट। तो इवन जो विस्थापित होते हैं और डिस्प्लेस होके सादर्न गाजा स्ट्रिप की ओर चलते हैं ना, उनको भी एक नैरो पाथ में चलना है। इधर उधर कर लेंगे तो सोल्जर्स आपको फायर कर सकते हैं। तो ये जो अनरिटन रूल्स कहते हैं ना, तो अपने आप बना देती है ये इसराइल। और जैसे मैंने कहा, यदि एक 10 साल का बच्चा को आप आतंकवाद कहलाते हैं, तो सोल्जर उसका समझ है कि कभी भी उसको शूट टू किल कर सकता है। जी बिल्कुल। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं है। इतने सारे जेनीवा कन्वेंशंस है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। तो यही पा रहे हैं इसमें। अच्छा, अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार की? क्योंकि गाजा जाने पर पाबंदी है, लोग जा नहीं सकते, तो आपने किस तरह सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए? तो 2 पैराग्राफ में इस रिपोर्ट में, पैरा 8 और पैरा 10 में, हमने पूरा ये मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब किया है। हम पहले ऐसे करते हैं ना, पब्लिक कॉल फॉर सबमिशंस एक अनाउंस करते हैं, जैसे नोटिस है 6 महीने पहले है, 6-7 महीने पहले। तो पूरी दुनिया में जिनके पास जानकारी है वो हमें भेज सकते हैं मटेरियल्स, डेपोजिशंस भेजते हैं, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, बहुत सारे। इसके अलावा वहाँ जो डॉक्टर्स गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, जर्नलिस्ट गए हैं,
लॉयर्स भी हैं तो डिफेंड कर रहे हैं और फॉर फाइटिंग फॉर जस्टिस, उनका स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। जो फैमिलीज एस्केप होके बाहर आए हैं उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, बच्चों को भी हम इंटरव्यू करते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं। इसके अलावा इजरायली सोल्जर्स, मैंने इसका बात किया है, रिपोर्ट में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है इसका। इजरायली सोल्जर्स काफ़ी गर्व से कहते हैं कि मैंने ही मारा इस बच्चों को और मैंने ही क्वाडकॉप्टर से ये किया है, मेरा कमांडर है ना, ये मुझे शाबाशी देता है इसके लिए। तो टीवी इंटरव्यूज़ में बात करते हैं, खुद फिल्म करते हैं अपने आप को ये सब करते हुए, तो वो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं इसको। तो उनका खुद का वर्जन्स जो है ना, जो उनका वो भी हमें, जो इतराफ है उनका, और ये सारे जो ऑनलाइन वर्जन्स हैं इसको केयरफुली स्क्रूटनाइज करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन्स में ये हो सकता है कोई बायस्ड इंफॉर्मेशन हो सकता है, डिस्टॉर्टेड मॉर्फ्ड इमेजेस हो सकते हैं। तो हमारा पूरा एक फोरेंसिक टीम है, एक साइबर क्राइम एनालिस्ट है, एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं, ये सारे, और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जो मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और जियो लोकेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इन सारे एविडेंस को हम यूज़ करके कोरॉबरेट करते हैं। मान लीजिए मेरा बच्चा मर चुका है, आंखों देखा हाल मैं बताता हूँ कमीशन को अपने टेस्टिमनी से, मगर सिर्फ इस पर मत रिलाई कर रहे हैं हम इसको कंफर्म कर रहे हैं थ्रू मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, थ्रू जियो लोकेशन and through the movements of the Israeli defense forces. So unless we are absolutely certain, we do not return a finding. So every such case, हम almost 15 cases को डिटेल गहराई से हमने देखा है। इसमें 170 करीबन केसेस के इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये हो रहा है गजा में, और इसकी और गहराई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना है। कोई कोर्ट में टेस्ट कर सकता है, जिन्होंने हमसे बात की है उनको आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कोर्ट में। तो जैसा ये चार्जशीट बनाना, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट पेश करते हैं, उस तरह का रिपोर्ट है ये जांच का रिपोर्ट है। वैसे आप यूएन की कमेटी के सरबराह हैं, तो क्या आप लोगों ने कोशिश की जाने की, वहाँ पहुँचने की? आपकी टीम में से किसी ने, और परमिशन ना मिली हो, जाने ना दिया गया, कोशिश ही नहीं की आप लोगों ने? नहीं, बहुत कोशिश। हर बार जब पब्लिक कॉल फॉर सबमिशंस देते हैं जी, इसराइल नागरिकों को इजराइल कहती है कि आप इस कमीशन से बात मत करो, वो पाबंदी है उन पर। हाँ, और इसराइल को हम लिखते हैं, नोट वर्बाल कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, कि हमें इजाज़त दे जाए और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करिए हमारे साथ और हमसे मिलिए, मगर कोई जवाब नहीं मिलता है उनसे। और रिपोर्ट तैयार करते समय भी हम लिखते हैं उनको, रिपोर्ट जब ड्राफ्ट फॉर्म में आ जाता है ना, वो 2 हफ्ते पहले फाइनलाइज करने से पहले इसराइल को हम भेजते हैं, आप अपना कमेंट्स दो इस रिपोर्ट पर। कोई जवाब नहीं। तो बहुत ऐसे सारे, और हमने ऑफकोर्स परमिशन मांगी कि हमें इजाज़त दो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी को विजिट करने के लिए। और ये नहीं कि सिर्फ हम पैलेस्टीनियन विक्टिम्स को मिल रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि इजरायली विक्टिम्स को भी मिलना चाहते हैं। जैसे हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है 7 अक्टूबर 2023 इंसिडेंट, जो हमास ने इजरायली नागरिकों को हॉस्टेज लिया था, उन पर हमला किया, उनको बहुत सारे 2500 वर ऑलमोस्ट किल्ड। नाउ ऑन दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में हमास का जो इलीगैलिटीज़ हैं, उन्होंने जो वायलेशंस किए हैं ह्यूमन राइट्स की, उसका डिटेल हमने लिखा है। तो ये नहीं कि हम सिर्फ पैलेस्टीनियंस की स्थिति को देख रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, उनके नागरिकों के खिलाफ क्या हो रहा है। तो द कमीशन इज फॉर लुकिंग एट ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, नॉट ओनली इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी बट ईस्ट जेरूसलम एंड इजराइल इटसेल्फ। तो इसलिए हम बार बार इसराइल से पूछते हैं कि हमें इजाज़त दो, हम विजिट करेंगे वहाँ पर, तो अलाउ नहीं, सभी लोग से बात करेंगे। आपके डिफेंस फोर्सेस से भी बात करना है तो ठीक है, आपके पास जो सबूत है हमारे सामने पेश करो आप, हम उसी तरह एग्जामिन करेंगे जैसे बाकी सबूतों को हम एग्जामिन कर रहे हैं। मगर इसराइल एंगेज करना नहीं चाहती है, सिर्फ हमसे नहीं, यूएन के बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं, इसराइल उनसे एंगेज करना ही नहीं चाहती। इसका इसराइल का सोच है ये सारे दुनिया के सारे जो कंट्रीज हैं ना इसराइल के खिलाफ है। तो ये सोच को उनको चेंज करना है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट कमीशन है
मेरे को कमिश्नर्स हैं, एक क्रिस सिडोटी ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 20 साल 30 साल ह्यूमन राइट्स काम किए हैं उन्होंने। एक हैं जस्टिस फ्लोरेंस मुम्बा, वो जाम्बिया के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में सर्व किए हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मैं भारत में 40 साल का एक्सपीरियंस है लॉ के साथ। तो हम तीनों की कोई मतलब ही नहीं कि किसी को गलत तरीके से दोषी बनाए। There is nothing to be gained by all this. So we want to only work to reveal the truth, go deep into the matters and reveal the truth. कितने मेंबर्स थे कमेटी में? 3। अच्छा, टीम बैकअप टीम एक्चुअली हमें 26 लोग होना चाहिए, मगर 12 ही हैं अभी, क्योंकि एक कारण है कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, 40% ऑफ यूएन बजट यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रही थी, अभी 2-3 साल से नहीं कर रही है जी। तो यूएन का सारा बजट बहुत डायर स्थिति में है एंड बहुत बिगड़ा हुआ है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल बार बार कह रहे हैं कि हमें पूरा ऑपरेशंस को बंद करना है, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा तो हमारा कमीशन का भी वर्क जो है ना, काफ़ी दबाव है उस पर, क्योंकि ये फंड जो मिलना चाहिए नहीं मिल रही है। हमारे टीम अभी 12 ही लोग हैं, हम फ्रेश मेंबर्स को नहीं रिक्रूट कर पा रहे हैं। अच्छा, जो रिपोर्ट आई है तो इसमें गजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा जो ज्यूश सेटलर हैं वो गए हैं, जो फ़लस्तीनी हैं उनका घर इन्होंने छीना है, जलाया है, ईस्ट यरूशलम में भी। तो ओवरऑल और क्या है इस रिपोर्ट में, अगर एक पूरा तज्जिया खुलासा बताएं? डिफरेंट टॉपिक्स पर है। अच्छा, जो हमने जून 15 को एक रिपोर्ट पेश किया है नॉन स्टेट एक्टर्स पर, वो रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं ना, सेटलर्स पर बात करती है, वो रिपोर्ट हमास के बारे में भी बात करती है। अच्छा। तो ये 2 मेजर नॉन स्टेट एक्टर्स, और हमास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास का एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। अच्छा। हमास भी कमिट्स अट्रॉसिटीज विद इन अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। एक पैलेस्टीनियन को कहती है कि आप इसराइल के साथ हैं, तो उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करते हैं हमास। हाँ, और चिल्ड्रन को भी, कोई बच्चा को अक्यूज करते हैं आपने ये चुराया है, और चुराने के लिए विपिंग, लैशिंग, ये सब पब्लिक डिस्प्ले हो जाता है पनिशमेंट का। तो वो भी वी हैव लिस्टेड आउट ऑल देयर एट्रोसिटीज। मगर इसराइल जब क्रिटिसाइज करती है हमारे वर्क को, कहती है कि हमास के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मगर ये मुझे जानकारी देनी है कि सारे रिपोर्ट्स जो कमिश्नर ने अभी तक दिया है वो इकट्ठा पढ़ना है, तभी आपको पूरा स्थिति पर सम आइडिया मिलेगा आपको। और भी टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस करना है गहराई से हमें, और वो फ्यूचर में वो सब भी है। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये 2 बड़ी आलमी अदालतें हैं, तो उसके फैसलों में या वहाँ इस रिपोर्ट का कितना असर होगा? नहीं, हमारे जो एविडेंस जो गैदर कर रहे हैं ना, इन दोनों कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। और हमने अलाइन किया है, जो कहते हैं एविडेंस गैदरिंग प्रोटोकॉल्स और एविडेंस जो एनालाइज कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल्स, वो पूरा अलाइन किया है इन दोनों बॉडीज़ के डिपार्टमेंट के साथ। तो वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि वो बाउंड हैं कि ये जो हमने कहा है उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो इससे भी इसको आगे ले जा सकते हैं और भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं दोनों बॉडीज़। मगर उनके लिए बहुत फ़ायदा है ये, और हम शेयर भी कर रहे हैं। इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स जो है ना यूनाइटेड नेशंस के, उनके टेरिटरीज के अंदर यदि वो पाते हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स का कोई बंदा वहाँ है, मान लीजिए इजरायली सोल्जर अभी अमेरिका में हॉलिडे कर रहा है, इंग्लैंड में हॉलिडे कर रहा है, इंग्लैंड इज अ ट्रीटी पार्टी टू ऑल जेनीवा कन्वेंशंस, तो इंग्लैंड का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंटरनेशनल लॉ में कि ऐसे बंदा जो वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है, जेनोसाइड में इन्वॉल्व है या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व है, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और उसको एक कोर्ट के सामने लाएं और उसको ट्राई करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो इंडिविजुअल कंट्रीज पर, सिग्नेटरी कंट्री जितना। हाँ, तो इन दोनों के अलावा जो अब बता रहे थे आईसीजे और आईसीसी, इनके अलावा डोमेस्टिक कोर्ट्स में भी आप यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक देश हैं जो ट्रीटी पार्टी हैं ये कन्वेंशंस, यदि जेनेवा कन्वेंशंस या चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, तो ये आप पर एक जिम्मेदारी है। तो अमल होता है क्या उस पर? अभी होने शुरू हो गया है। आपने हिंद रजाब का वो घटना आपने सुना होगा, उस पर हम 3-4
इसमें लिखा है हमने, वो हिंद रजाब का एक फाउंडेशन बनाया है और वो फाउंडेशन अभी शुरू किया है बहुत सारे देशों में प्रोसीडिंग्स। तो उन देशों की कोर्ट यदि हमसे पूछती है कि आप शेयर करो अपना जो एविडेंस है इस घटना के बारे में, हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो ये जो आपने कहा ना, ये एविडेंस गैदरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट बिकॉज दिस कैन हेल्प इन सो मेनी प्रोसीडिंग्स। पिछले दिनों भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आया था, उसमें नेतन्याहू को, उनके डिफेंस मिनिस्टर को वार क्रिमिनल बताया गया था। उसके बाद उन्होंने अपना अभी शुरू हुआ है क्योंकि वारंट इश्यू हुआ है अभी, वो इट हैजंट रीच्ड द स्टेज ऑफ एजुकेशन। आगे और क्या हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद, और कितना इजराइल के खिलाफ एक्शन हो सकता है? हाँ, ये सब इट्स एनीबॉडीज गेस क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कंट्रीज हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर। यदि आप इजरायली सोल्जर भारत की यहाँ मिलता है हॉलीडे के लिए आते हुए, हाँ, तो एक जिम्मेदारी है हमारे यहाँ, मगर यदि हम उसको निभाते नहीं हैं, उसको वापस जाने के लिए दे देते हैं इजाज़त, तो कभी उसको पकड़ के ट्रायल पर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑल कंट्रीज हैव टू कोऑपरेट इन मेकिंग दीज मैकेनिज्म्स वर्क। ज़रूरत पड़ी तो आप जाएंगे कोर्ट में वकालत करने इस मैटर पर? नहीं, मैं जब इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी के चेयर हूँ ना, ये संभव नहीं है। अच्छा, हाँ, सो देयर विल बी अदर प्रोटोकॉल्स फॉर दैट टू। अच्छा, गज़ा में सीज़ फायर हो गए और वो अमेरिका ने और सबने मिलकर कराया, उसके बावजूद लगातार इजराइल ने गज़ा पर हमला कर, अभी भी हमला जारी है। आपने भी अभी कहा कि 2 दिन पहले 8 लोगों को मार दिया। तो यूनाइटेड नेशन और जो दूसरे आलमी इदारे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वो नाकाम हो गए हैं इसराइल को रोकने में या अपनी जिम्मेदारी निभाने में? आप सही कह रहे हैं, मगर वी आर होपिंग, वी शुड नेवर लूज होप बिकॉज दिस इज ऑल मायर्ड इन व्हाट वी कॉल जियोपॉलिटिक्स, करेक्ट? राजनीतिक दबाव जो कहते हैं ना, तो ये दबाव से बाहर निकल के सच के साथ खड़ा रहना हर कंट्री का जिम्मेदारी है। वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट का वही एक मेन एक्सपेक्टेशन इज दैट कि जो भी पढ़ें ऐसे रिपोर्ट्स को और जो भी इस सबूत को देखें, उनके अंदर जो इंसानियत है ना, उसको स्टर करके उनको डिफरेंटली एक्ट करने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकते हैं। दैट एटीट्यूड हैज़ टू चेंज, थिंकिंग हैज़ टू चेंज। हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है इस फहरिस्त में? दोनों के साथ खड़ा है। अभी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में ये कहा कि हम फ़लस्तीनी लोग के साथ हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, और इजराइल के साथ जो संबंध है आप जानते ही हैं। तो हमारे भारत को ये सोचना है कि कहाँ खड़ा रहना है, ऐसे रिपोर्ट के साथ खड़ा रहना है, क्या करना है। क्योंकि हमने सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे देशों से ये बात किया है हमने, यूरोपियन यूनियन से बात किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो भी अमेरिका के साथ खड़े हैं बोर्ड ऑफ पीस में। जैसे जॉर्डन हो या इजिप्ट हो या पाकिस्तान हो, वो भी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि इसके बाद ऐसे एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट होने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने ये कहा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए कि बेसिक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स लेके कि कोई बच्चा भूखा से नहीं मरना चाहिए। जी, हम इस रिपोर्ट में हमने लिखा है कि 150 से ज़्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मरे हैं, और हम 2026 में ये देखने के लिए क्या इतने सारे कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस क्यों मनाए हैं, इसको देखने के लिए क्या है, और इस पर खामोश रहने के लिए कोई, दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दूसरा प्रिंसिपल ये था कि जो भी हॉस्टिलिटीज़ के तय पर कोई बच्चा फॉर वांट ऑफ मेडिकल एड मरना नहीं चाहिए। तो इस पर क्या अग्री नहीं कर सकते हैं हम, जियोपॉलिटिक्स को अलग रखकर बेसिक, क्योंकि चिल्ड्रन कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सेइंग लेट अस रीच ह्यूमैनिटेरियन एड टू गजा, एंड नॉट ओनली गजा, इट्स हैपनिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड टू। जैसे सूडान में हो रहा है, जैसे कॉन्गो में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसमें हो रहा है ये, मगर ये इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, दैट वी कीप द पॉलिटिक्स असाइड and reach to our inner humanity within each of us and make sure that humanitarian aid is not denied, because यदि आज के बच्चों के साथ ऐसे करेंगे तो फ्यूचर बच्चों क्या सोचेंगे? बिल्कुल, हाँ, तो फ्यूचर जनरेशंस ये पाएंगे कि ये लोग जो बैठे थे उस समय पर कुछ नहीं किया उन्होंने। एक सवाल है गज़ा के बारे में भी, लेकिन ये रिपोर्ट से हटकर है
क्योंकि आपने बहुत डीप स्टडी की है गज़ा के बारे में, इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में, हमास के बारे में भी, और तकरीबन 1000 दिन हो चुके हैं 7 अक्टूबर के बाद करेक्ट, से, जब करेक्ट। वो लगातार वहाँ जेनोसाइड जारी है। तो अभी गज़ा पट्टी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि आधे से ज़्यादा इलाके पर इसराइल का कब्ज़ा भी है, तो किस तरह वो रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है अभी? नहीं, वो बस दिस इज़ द मोस्ट डायर सिचुएशन कह सकते हैं कि गज़ा के सारे पॉपुलेशन सदर्न पार्ट पर अभी हैं, और प्रिकेरियस उसको भी बम कर रही है, बम गिरा रही है उस पर इज़राइल, और आज भी बच्चे मर रहे हैं, और ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो बच्चे सूएज पर खेल रहे हैं, और पोलियो जैसा डिजीज़ इमर्ज हो रहा है वहाँ पर। तो बहुत बहुत गंभीर स्थिति है, और आज कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम हमारे आंखों के सामने ही देखेंगे कि पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं हर दिन। सारे टेंटों में रहने पर मजबूर, या कुछ बिल्डिंग वगैरह बची है क्या वहाँ? नहीं, कुछ नहीं। अभी रफ़ा में मैंने सुना है, रफ़ा में एक बिल्डिंग बचा नहीं है। रफ़ा में? रफ़ा तो फिर कहीं और तो बचने की कोई और उम्मीद नहीं है? और कोई रहने लायक भी नहीं है, फुल रबल है। इसको क्लियर करने में बहुत सालों लगेंगे, उनका ही एस्टिमेट्स हैं ये। और गज़ा पीस प्लान बन चुका है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। बस हॉस्टेजेस का कुछ एक्सचेंज हुआ था, मगर उसके अलावा इनको एक्चुअली एड पहुंचाना था, वो नहीं, उतने परसेंटेज में नहीं पहुंचा है। बहुत ट्रिकल कह सकते हैं, बहुत कम ही एड अभी पहुंच रहा है। सिर्फ रफ़ा के जरिए पहुंच रही है, या जो इजराइल से सरहदें मिलती है उधर से भी? इजराइल डिसाइड करती है कितना एड पहुंचाना है, कहाँ से पहुंचाना है। जैसे फ्लोटिला एक्टिविस्ट आए थे जी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्लोटिला एक्टिविस्ट ये बता रहे हैं हमें कि हमारे देश करे या ना करें, हमें करना है। तो ऐसे बहुत सारे देशों से एक फ्लोटिला एक्टिविस्ट हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आ चुके हैं। और उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट उनको दिया है इसराइल ने, वो निंदापूर्वक है। इट्स रियली कंडेमनेबल। मगर देश बहुत सारे उनके ही देशों खामोश हैं उस पर भी। तो ये बता रहे हैं कि मूड ऑन द ग्राउंड हैज चेंज्ड। पीपल आर वांटिंग समथिंग टू हैपन पॉजिटिवली फॉर द पैलेस्टीनियंस, बिकॉज दे ऑल्सो थिंक दैट दिस इज टू डिसप्रोपोर्शनेट। ये जो रिस्पॉन्स है ना, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है, तो ये इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एनी लॉजिक। मुझ जैसे हिंदुस्तानी के लिए बहुत सारे लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि एक हिंदुस्तानी शहरी ने, जस्टिस ने यूएन के इंडिपेंडेंट कमीशन की सरबराही की है, और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आप कैसा महसूस करते हैं अपने बारे में इस तरह के अल्फाज सुनकर? या मगर फोकस मुझ पर नहीं होना चाहिए, ये मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं ऐसे ग्राउंड पर चेंज होना चाहिए ना। जो इनकी होप है, एक बच्चा जो 13 साल का बच्चा, उनका कोर्ट मैंने किया है, इतना होप के साथ वो जी रहा है। वो खुद अपने माँ बहन को खोया है इसमें एयर स्ट्राइक्स में, उनके आंखों के सामने ये लोग मरे हैं, मगर वो अपना होप नहीं लूज़ किया है। वो कह रहा है कि मरने से पहले मेरे माँ ने कहा मुझसे कि अच्छा नागरिक बनो, आप कोई इंजीनियर और डॉक्टर बनो, दूसरे को लिए मदद करो। और वो बच्चा कह रहा है यही करना चाहता हूँ। तो ये बच्चा वो याद दिला रहा है हमें कि हमारे अंदर जो इंसानियत है ना, उसको ना भूलें हम। तो मैं ये फोकस मुझ पर नहीं होना चाहिए, फोकस रिपोर्ट के अंदर जो कहती है रिपोर्ट उस पर होना चाहिए। और जो भी हमें इमीडिएटली करना है, जो भी हमारा थोड़ा भी एक एफर्ट है ना, वो मीनिंगफुल रहेगा। क्योंकि फ्यूचर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चे मर रहे थे गज़ा में, हम चुप नहीं रहे। आम लोगों को क्या करना चाहिए, एक मैसेज आप दे सकते हैं क्या? वी हैव टू बिल्ड अप अ पब्लिक क्रिटिकल मास ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हम कहना ना भूलें, और इस पर थोड़ा करेज भी लें जी, कि मेरे आवाज़ को make it loud and clear and say that I stood with the children of Gaza, with the children of Palestine, and with Israeli children, with the Israeli citizens, anyone in conflict, anyone who is dying needlessly, anyone who is suffering needlessly, because two countries are at war. We should be able to call out every act of injustice. So when we lead only one life, let us use whatever little effort we can make to
प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट इनजस्टिस। आप सोशल मीडिया में लिखो या बात करो या लिखो, प्रिंट मीडिया में लिखो, कहीं भी लिखो, अपने दोस्तों से बात करो, एक generate a critical mass of public opinion. Don't be swayed by the hate mail and trolling and messaging. You take an independent view, you take the effort of reading this report. इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि निष्पक्ष कमीशन ने क्या कहा है, और उसके बारे में आप लिखो, बात करो और दूसरों से भी बात करो, क्योंकि आपकी आवाज़ें जो है ना वो आपके देश की सोच को बदल सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट है एस मुरलीधर साहब की जो 95 पेजेस पर है। सिर्फ मेरा नहीं हुई, जो मतलब कमीशन है जिसके सरबराह है जी, हाँ। यूएन की रिपोर्ट है, तो ये यूएन इंडिपेंडेंट कमीशन की रिपोर्ट है, 95 पेजेस पर मुश्तमिल है। और ये डेटा बहुत अहम है, इसमें कुछ बताना चाह रहे हैं आपका? हाँ, परसेंटेज लिखो अगर। हाँ, नहीं, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बच्चे मरे। हाँ, ये 2 साल के आंकड़े हैं, मगर इससे भी ज्यादा है। और 44,000 जख्मी हुए हैं, और 97% स्कूल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, 95% यूनिवर्सिटीज। ये जो एम्पुटेशंस है ना, ये चार्ट नहीं बताता है, 1000 से ऊपर बच्चे के एम्पुटेशंस हुए हैं। और एम्पुटेशंस ऐसे हुए हैं, एम्पुटेशंस मतलब एक इसको निकालना, हाथ को निकालना, पैर को काटना, क्योंकि वो नहीं बच पाएगा ना बच्चा। वो एम्पुटेशंस डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया है विदाउट एनेस्थीसिया। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस उसमें डिस्कस किए हैं। तो आंकड़े ही हैं, मगर उनके पीछे, आंकड़े के पीछे इंसान है और बच्चे हैं, ये याद अभी है डॉक्टर वहाँ? अभी क्या इलाज? अभी भी जो डॉक्टर्स जाते हैं, जो डॉक्टर्स ने ट्रीट किया है उनको मरा रहने। अभी भी एक डॉक्टर अबू सफिया के बारे में सुना होगा। मगर जो बाहर से आते हैं ना, ये 3 डॉक्टर हमारे सामने पेश किए हैं वो अपने एविडेंस को। वो भी बाहर से, यूनाइटेड स्टेट से 2 थे, एक इंग्लैंड से थे। उनको दोबारा इजाजत नहीं देती है इसराइल जाने के लिए। और यदि डॉक्टर लाइफ सेविंग ड्रग्स लाते हैं अपने साथ, वो ड्रग्स को छोड़ के उनको अंदर आने के लिए इजाजत देती है, लिमिटेड पीरियड, और बार बार नहीं देती है। तो ये भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम बातचीत कर रहे थे सीनियर वकील और जज जस्टिस एस मुरलीधर साहब के साथ, जिन्होंने यूएन की एक कमीशन की सरबराही की है। गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल के जो मज़ालिम हैं उन पर उनकी रिपोर्ट आई है। आपने इस रिपोर्ट के बारे में सुना पढ़ा होगा और तफसील से आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस मौजू पर आपने काम किया और अपने ख़यालात का इजहार किया। थैंक यू।